गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग मूल कंसेप्ट का पहला लेक्चर देख लिए हैं। अब मूल कंसेप्ट के दूसरे लेक्चर में हैं। यही फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में निकाला था। आपको मैंने बस पहले लेक्चर में बस इतना ही जानकारी दिया था कि जिस प्रकार से एक दर्जन कोई भी वस्तु होगा तो उसकी संख्या 12 होगा। एक दर्जन आप कुछ भी लेंगे तो वो 12 हो जाएगा, उस वस्तु की संख्या 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक मोल में कुछ भी लेंगे, एक मोल कोई भी पार्टिकल लिया जाए तो इसका मतलब 6.022 गुना 10 का पावर 23 स्पीशीज हो जाता है। स्पीशीज यानी कोई प्रजाति, कोई भी पदार्थ आप ले सकते हैं। तो एक मोल कोई स्पीशीज लीजिए तो उस स्पीशीज की संख्या इतना हो जाता है। अब देखिए, पिछला क्लास का ये फार्मूला था कि नंबर ऑफ दर्जन निकालने के लिए आपको जो भी संख्या दिया जाएगा उसमें किससे भागा देते हैं? 12 से। उसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो भी नंबर दिया जाएगा, गिवन नंबर यानी जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उस नंबर में आपको 6.022 इंटू 10⁻23 से भागा देना पड़ेगा। और आपको ये पता होगा कि इस 6.022 इंटू 10⁻23 इसका नाम होता है एवोगाड्रोज नंबर। और मैंने इंपॉर्टेंट लाइन के लिए एक शब्द बोला था कि एवोगाड्रो नंबर का यूनिट पर मोल। एवोगाड्रोज नंबर का यूनिट क्या होता है? पर मोल होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर से। अब इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल आपको मैं देता हूं और उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद फिर से हम आगे की बातें पढ़ते चलेंगे। तो चलिए मैं छोटा सा बात आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ तो इसको थोड़ा सीख लीजिएगा। देखिए, जैसे कहीं भी लिखा जाए 10 का पावर 2 अब बट्टा दिया जाए 10 का पावर 3, तो देखिए बट्टा का मतलब भागा है। अब भागा का मतलब, अब भागा में यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? घटता है। तो क्या बन जाएगा? 10 का पावर 2 माइनस 3 तो आ जाएगा 10 का पावर -1। लाइए समझ रहे क्या? 10 का पावर -1 को आप 1/10 लिख सकते हैं। और 1/10 इसका मतलब एक 0 है तो हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो इसको आप 0.1 या 0.1 लिख सकते हैं। लाइन चलेगा? इस तरह से मान लीजिए किसी ने बोला 6.022 बट्टा 3.011, इसको देखिए तो कैंसिल करके देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव तो उड़ गया। और 311 आज 6022, 3011 का दुगुना क्या होगा? 6022। तो ये इससे कटेगा कितना मरतबा? 2 मरतबा कट जाएगा। लाइन समझ रहे क्या? इस तरह से अगर 3.011 को अगर 6.022 से भागा दिया जाए तो देखिए कितना होगा? ये 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो ये इसके साथ कट जाएगा। और ये देखें तो दुगना मरतबा कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बन गया? 1/2 बन गया। इस तरीके से अगर बोल दिया जाए फिर से 12.044 और बट्टा 6.022 ऐसा बोल दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो डेसिमल तो उड़ जाएगा। और 6 दूनी कितना होगा? 12 और 22 दूना 44, ये आराम से 2 मरतबा कटेगा। लाइन ये समझ रहे हैं क्या? 10/2 भागा 10/3 कर दिया जाए तो भागा में जब बेस सेम होता है तो पावर घटता है, तो 2 में से 3 घटेगा तो 2 - 3 कितना होगा? -1 होगा। इसको 10 का पावर -1 है, इसका मतलब ये संख्या पलटेगा तो हो जाएगा 1/10। 1/10 1 में 10 से अगर भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब मैं ये इसलिए बताया क्योंकि इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूँगा। चलेगा? समझ गए होंगे? लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात लिखने वाली नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
देखिए क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब ज्ञात कीजिए, पता कीजिए, मालूम कीजिए, निकालिए क्या चीज़? तो नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, निम्नलिखित में नंबर ऑफ मोल निकालना है। मतलब नीचे हम बहुत सारे आपको पॉइंट दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, और उन सभी में आपको क्या करना है? तो नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर में अगर आप एवोगाड्रो नंबर से भागा देंगे, एवोगाड्रो नंबर याद है क्या? 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर में यदि आप इस एवोगाड्रोज नंबर से भागा देंगे तो आपको वहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, यानी मोल की संख्या आ जाएगा। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 6.022 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। पानी का इतना मॉलिक्यूल है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। इतना मॉलिक्यूल पानी का है, कितना? तो उसकी संख्या इतना है 6.022 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी पानी के अणु की संख्या, पानी मॉलिक्यूल की संख्या इतना है, उसमें आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। नहीं बना सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल, आप फार्मूला जानते हैं। तो जैसे इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कैसे करेंगे? देखिए आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोल क्या होगा? तो गिवन नंबर जो भी संख्या दिया जाएगा उसमें भागा दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 से, चलेगा? तो देखिए नंबर आपको क्या दिया गया है? तो नंबर आपको दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻23 25 है, 25, और बट्टा में भागा देंगे किससे? इस नंबर से, एवोगाड्रोज नंबर। पता है ना कि मोल निकालने के लिए जो भी नंबर दिया जाता है उसमें भागा देते हैं इसी नंबर से, और इसी का नाम क्या है? एवोगाड्रोज नंबर। तो इससे भागा देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब बताइए ये 6.022 और 6.022 तो आराम से कट जाएगा। अब बताइए 10⁻25 है और 10⁻23 है, तो क्या हो जाएगा? 10⁻25 माइनस 23, तो हो जाएगा 10⁻25 में से 23 गया तो 2, और 10⁻2 का मतलब 1 पे 2 0, यानी कितना आ जाएगा? 100 मोल हो जाएगा। यानी इतना मॉलिक्यूल यदि पानी का दिया जाए तो पूछा जाए कितना मोल होगा, तो देखिए वहाँ पे आ गया है कितना मोल? 100 मोल हो जाएगा। इस तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया, यहाँ से दीजिए दूसरा क्वेश्चन 12.044 इंटू 10⁻21 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम की संख्या इतना है 12.044 इंटू 10⁻21, और आपसे पूछ रहा है कि इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो आपको तो पता है कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो भी नंबर दिया जाएगा उस गिवन नंबर में यदि आप एवोगाड्रोज नंबर से भागा दे देंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ एटम दिया है, मतलब ये किसी भी चीज़ की संख्या है, चाहे एटम का संख्या हो या मॉलिक्यूल का हो या कुत्ता बिल्ला पिल्ला कुछ भी हो, कोई नंबर अगर दिया जाए तो उस नंबर को अगर दर्जन में बदलना होगा तब तो इसको 12 से भागा दे देंगे, और अगर मोल में बदलना है तो इसको बिल्कुल वही नंबर एवोगाड्रोज नंबर से भागा देंगे। तो देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन अगर करें, सॉल्यूशन देखिएगा तो ये बात तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? तो गिवन नंबर जो भी संख्या दिया जाएगा उसमें एवोगाड्रोज नंबर से भागा देना है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से भागा देना है। अब गिवन नंबर दिया गया संख्या क्या है? यही है, तो इसको लिखिए 12.044 इंटू 10⁻21, और बट्टा में होगा 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसा। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 2 मरतबा कट जाएगा, और यहाँ पे 10⁻21, अब बट्टा में क्या है? 23, तो आ जाएगा 2 गुना 10⁻21, और
और -21 और बट्टा में आप देख रहे हैं 10 का पावर कितना है, 23 है। तो बट्टा में 10 का पावर 23, तो ऊपर जाके 23 क्या हो जाएगा, भागा में बेस जब सेम होता है तो पावर घटता है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 का पावर माइनस और 3 1 4 और 2 2 4 -44 हो जाएगा, इतना मोल हो जाएगा। चलेगा लाइन। इसी टाइप से एक क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाएगा, अगर दिया जाए 3.011 गुना 10 का पावर 26 आयंस ऑफ H प्लस। क्वेश्चन ये 3.011 गुना 10 का पावर 26 आयंस ऑफ H प्लस आयन की संख्या कितना है, इतना है। तो बोल रहा है कि कितना मोल होगा, कितना मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, तो नंबर ऑफ मोल बराबर आप डायरेक्ट बना देते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर बट्टा एवोगाड्रोज नंबर। तो गिवन नंबर कितना है, तो गिवन नंबर दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 26 और बट्टा में क्या है एवोगाड्रोज नंबर, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ जाएगा आपका। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, ये देखिए 2 मरतबा कटेगा, नीचे से 2 मरतबा जाएगा तो आ जाएगा 1/2 गुना, ऊपर में देखिए क्या है 10 का पावर 26 और बट्टा में 10 का पावर 23। तो भागा में यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, घटता है। तो 26 में से 23 घटेगा तो आ जाएगा 10 का पावर 26 माइनस 23, कितना हो जाएगा 1/2 गुना 26 में से 23 गया तो 3, यानी आ जाएगा 10 का पावर 3। और 10 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 पे 3 जीरो, तो ये आ जाएगा 1/2 गुना 1 पे 3 जीरो, यानी 1000 में 2 से भागा देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 500 मोल हो जाएगा। यानी आपसे अगर बोल दिया जाए कि H प्लस आयन की संख्या इतना है, तो बताइए वहाँ कितना मोल होगा, तो कितना मोल होगा H प्लस का 500 मोल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये सारा न्यूमेरिकल समझ गए होंगे। इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटाते हैं। जल्दी में नोट कीजिएगा। चलिए अब देखा जाए फिर से, मान लीजिए बोल दिया जाए 50 हाइड्रोजन का आइटम है तो कितना मोल होगा, तो 50/, एवोगाड्रोज नंबर वैल्यू दे दीजिए 6.022 गुना 10 का पावर 23। कोई बोलेगा 20 पेन है कितना मोल होगा, 20 मान लीजिए हमारे पास पेन है तो कितना मोल होगा, तो 20/ क्या होगा एवोगाड्रोज नंबर। तो जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर में अगर आप एवोगाड्रोज नंबर से भागा देते हैं तो डायरेक्ट क्या निकल जाता है, मोल निकल जाता है। ये लाइन आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ आपको बताता हूँ। इसको देखा जाए, अगर मैं लिखूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास, तो देखिए क्या है mn। mn का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये कितना होगा, तो 1.675 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का वजन होता है 1.675 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। अब देखिए यहीं पे लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा mp। ये कितना होगा 1.672
गुना 10 का पावर माइनस 24 ग्राम ऐसा होगा। और यहीं पे लिखा जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखते हैं me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम ऐसा हो जाएगा। अब अगर बोल दिया जाए कि न्यूट्रॉन का वजन है इतना ग्राम, प्रोटॉन का वजन है इतना ग्राम और इलेक्ट्रॉन का वजन है इतना ग्राम, बोल दिया जाए कि इन सब में सबसे ज़्यादा भारी कौन है, सबसे ज़्यादा वजनदार कौन है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले अंदाज़ा लगाने के लिए मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 1/10 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर -1। अगर कहीं 1/100 है, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -2। इसी प्रकार से कहीं 1/1000 है, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -3। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया को आप 10 भाग में बांट रहे हैं। इसका मतलब 1 रुपया को आप 100 भागों में बांट रहे हैं, 100 टुकड़ा कर रहे हैं, और 1 रुपया को 1000 टुकड़ा कर रहे हैं। तो बताइए, 1 रुपया को 10 टुकड़ा करेंगे तो ऑलरेडी कम हो जाएगा, और 1 रुपया को अगर आप 100 टुकड़ा में बांटेंगे, पहले 1 रुपया 10 टुकड़ा में बढ़ता था तो छोटा हुआ था, अब 1 रुपया 100 टुकड़ा में बटेगा, 1 रुपया को 100 भागों में बांटेंगे तब तो ये और छोटा हो जाएगा। और यहाँ 1 रुपया को यदि आप 1000 टुकड़ों में बांट देंगे तो इतना छोटा टुकड़ा बनेगा, इतना छोटा टुकड़ा बनेगा कि पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए, ये 1 रुपया को 10 भागों में बांटे तो कुछ मिला, 1 रुपया को 100 भाग में बांटे तो बहुत कम मिला, और 1 रुपया को 1000 भाग में बांटे तो इतना छोटा हुआ, इतना छोटा हुआ कि मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत छोटा टुकड़ा बन गया। इसका मतलब इन तीनों में अगर बात किया जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू उससे छोटा होगा, और ये वैल्यू सबसे छोटा होगा। मतलब ये अपने आप में बड़ा वैल्यू है और ये अपने आप में छोटा वैल्यू है। ये आप समझ गए होंगे। इसका मतलब देखिए, ये 10 का पावर -1 है और 10 का पावर -3 है। तो पावर में यदि माइनस होता है ज़्यादा तो इसका मतलब वो संख्या होगा छोटा, और पावर में यदि माइनस होगा छोटा, इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा। सिंपल सी लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, 10 के पावर में -3, बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो वो छोटा बन जाएगा, और 10 का पावर -1 यानी 1 छोटी संख्या है, छोटे में माइनस लगा तो बड़ा बन गया। यानी देखिए, अगर 1 और 3 के बारे में सोचा जाए तो 1 होता है छोटा और 3 होता है बड़ा, लेकिन बड़े में माइनस लगाएं तो ये क्या बन गया, छोटा बन गया, और एक छोटा था तो उस छोटे में माइनस लगा तो क्या बन गया, बड़ा बन गया। इसका मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़े नंबर में माइनस लगाने से छोटा बनता है और छोटे नंबर में माइनस लगाने से बड़ा बनता है। तो आप देख सकते हैं ये 24 है, ये 24 है और ये 28 है। तो आपको लग रहा होगा कि ये 28 बड़ा है और 24 छोटा है, वही कॉन्सेप्ट लगाइए। लेकिन 28 बड़ा है तो बड़ा में माइनस लगा तो हो जाएगा छोटा, और ये 24 छोटा था तो छोटे में माइनस लगा तो क्या बन गया, बड़ा बन गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास छोटा होता है इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तुलना में। ये लाइन तो आप समझ गए होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तुलना में। एक बात तो आप समझ गए हैं। अब देखिए, अगर बोल दिया जाए कितना छोटा होता है, तो यदि आप इस मान लीजिए प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन का वजन कितना कम है, इसको अगर तुलना करना चाहते हैं तो प्रोटॉन के वजन में अगर इलेक्ट्रॉन के वजन से भागा देंगे तो 1836 1840 आएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन 1836 गुना 1840 गुना कम होता है। मतलब अगर प्रोटॉन के वजन में इलेक्ट्रॉन के वजन से भागा देंगे तो ये लगभग 1836 1840 के आसपास जाएगा।
इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के तुलना में काफ़ी नगण्य कण माना जाता है। इसके वजन का कोई औकात नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन के वजन का धज्जियाँ उड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये 1836 गुना कम, यानी 1840 गुना कम, मतलब लगभग समझिए 2000 के रेंज में चला गया। तो कोई वस्तु अगर 2000 गुना हल्का है, मतलब प्रोटॉन के तुलना में ये इलेक्ट्रॉन अगर 1836 गुना हल्का आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के वजन का कोई औकात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के वजन का कोई वैल्यू ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का वजन काफ़ी कम हो गया। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, नगण्य होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, इसकी औकात इलेक्ट्रॉन के वजन का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा, कोई इज्जत नहीं रह पाएगा, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गया इसके वजन का। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हल्का कण होता है। हल्का कण कितना हल्का सर? काफ़ी ज़्यादा हल्का कण होता है, और इसलिए कभी कभी लोग इसको मासलेस पार्टिकल बोलते हैं। मासलेस कहने का मतलब बिना मास वाला पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कोई वजन नहीं है, क्योंकि वजन इतना कम है, इतना नगण्य है कि पूछिए मत। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में, क्योंकि यहां भी रेंज, अगर पावर के रेंज में बात किया जाए तो देखिए 10 का पावर -24, 10 का पावर -24 या 10 का पावर -28, यानी इससे ये 10,000 गुना, इससे ये 10,000 गुना छोटा है। पावर के रेंज में अगर बात करें तो इस वैल्यू को अगर छोड़ दिया जाए तो मतलब आप सीधा समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वजन नगण्य होता है इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में। मतलब इलेक्ट्रॉन assumed as massless particle, electron has negligible mass। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को आप लो या उसके मास को छोड़ दो, मास पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास का कोई औकात ही नहीं है। मान लीजिए आप किसी तराजू पे अगर बैठ गए हैं और अचानक उस तराजू पे एक मच्छर भी आके बैठ गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि तराजू में भूचाल आ जाएगा, एकदम तराजू बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके वजन की तुलना में उस मच्छर के वजन का कोई वैल्यू नहीं है, उसका वजन काफ़ी कम है, इसलिए आप अपने वजन में मच्छर के वजन को जोड़ दोगे तो भी आपका लगभग उतना ही रहेगा, और आप अपने वजन में से मच्छर के वजन को छोड़ दोगे, हटा दोगे, तब भी लगभग आपका वजन उतना ही रहेगा। मतलब हल्के वजन को जोड़ो या छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर एटम के टोटल मास निकालने हो तो एटम में आप जानते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों कण होता है। एटम के अंदर में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो हमने क्या बोला आपको कि प्रोटॉन का वजन, इलेक्ट्रॉन का वजन, न्यूट्रॉन का वजन, इन तीनों का वजन अगर जोड़ दिया जाए तो एटम का टोटल वजन निकल जाएगा। एटम के अंदर में सर 3 पार्टिकल मैंने लिया है अभी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और मेरे कहने का मकसद है कि इन तीनों के वजन को अगर जोड़ दिया जाए तो उस एटम का वजन निकल जाएगा, मतलब उसका मास नंबर आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वजन काफ़ी कम होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन नगण्य होता है, तो इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन के वजन को अगर हटा भी देंगे तो हमें इस एटम के मास निकालने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन को जोड़ देंगे तो समझिए एटम का मास निकल जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन काफ़ी कम था, इसलिए उस वजन को हम हटा भी देंगे तो एटम के मास में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? सर हमारा अगर टोटल वजन मान लीजिए 70 kg है और हमारे शरीर से एक हेयर अगर निकल जाए, एक बाल अगर निकल जाए, फिर भी हमारे वजन में बहुत ज़्यादा का कमी नहीं हो पाएगा। तो वही बातें मैं कह रहा हूं कि एटम का वजन निकालने के लिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों के वजन को जोड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का वजन काफ़ी कम होता है, इसलिए हम टोटल वजन निकालने के लिए अगर सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वजन को जोड़ देंगे और इस इलेक्ट्रॉन के वजन को वहां से हटा देंगे, इस इलेक्ट्रॉन के वजन को छोड़ देंगे, क्योंकि उसका वजन नगण्य होता है, तो हमें नहीं लगता है कि एटम के मास निकालने में कोई असुविधा होगी। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वजन को जोड़ेंगे, एटम का मास वही दे देगा। लाइन समझ रहे हैं क्या? तो मैं यहां पे लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास। इलेक्ट्रॉन के पास मास नगण्य होता है, मतलब इसके मास का कोई औकात नहीं होता है। तो मैं लिखता हूं यहां पे, इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज मासलेस पार्टिकल, दैट इज इट इज मासलेस पार्टिकल। यहाँ पे लिख ही दीजिए, एक शब्द इसमें जोड़ ही दीजिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन
is assumed as massless particle। इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है कैसा, तो मासलेस पार्टिकल के रूप में, मतलब उसका कोई वजन नहीं लिया जाता है। लाइन समझ गए होंगे, मैं इसको मिटाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का वजन का कोई औकात नहीं है। चलिए मिटा दो क्या, चलेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास एटम का वजन निकालने के लिए क्या क्या बचा है, तो प्रोटॉन बचा है और इलेक्ट्रॉन बचा है। एक बात तो समझ में आ गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन इलेक्ट्रॉन के वजन की तुलना में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि बताइए इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी कौन भारी है कौन हल्का है, तो सर यहाँ पे है 10⁻⁻24 ग्राम और यहाँ भी है 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही कॉमन है। तो इस नंबर से अगर फैसला नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि पावर में तो एकदम 10 गुना का फर्क दिखेगा। पावर से हम लोग इसलिए फैसला जल्दी करते हैं क्योंकि ये पावर में है, मतलब 10 गुना का अंतर हमेशा रखेगा। तो देखिए यह है 1.1667752 मिल गया, 1.675 और यहां पे है 1.672। तो देखिए दशमलव के तीसरा स्थान पे यहां 5 है और दशमलव के तीसरा स्थान पे यहां 2 है। सर पहली बात तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि दशमलव के जैसे ही दूसरा तीसरा स्थान पे जाते हैं, दूसरा से तीसरा स्थान पे जाएंगे, तीसरा से चौथा स्थान पे जाएंगे, तो उस संख्या का पावर कम हो जाता है, उस संख्या का औकात कम हो जाता है, उस संख्या का उपयोग कम हो जाता है, क्योंकि उस संख्या का कोई महत्व नहीं रह पाया। एक तो मैं पहले ही आपको बोल देता हूं कि दशमलव के बाद जो संख्या आते हैं उस संख्या का हमारे जीवन में उतना महत्व नहीं होता है, उस संख्या का औकात कम है और कम औकात वाले का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है। और वो भी दशमलव के अगर 2-3 स्थान बाद कोई संख्या आ रहे हैं तो समझिए उसका वैल्यू तो और कम हो गया। तो एक बात तो आप नॉर्मल सी बात आप बोल सकते हैं कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि हम दशमलव के 1-2 स्थान तक अगर बातें करें तो दशमलव के 1-2 स्थान पे जाएंगे तो इस तीसरे स्थान को हम क्या करेंगे, आसानी से मिटा सकते हैं, क्योंकि तीसरे स्थान का औकात कम माना जाता है, तीसरे स्थान का औकात कम माना जाता है। तो ये भी हो जाएगा 1.67 और ये भी हो जाएगा 1.67 गुना 10⁻⁻24 गुना 10⁻⁻24। मतलब मैं मोटा मोटी अगर बात करूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन भारी होता है, तो सर लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है। अगर लगभग में देखा जाए तो लगभग में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन बराबर ही होता है। लेकिन सर अगर हम एग्जैक्ट पड़ जाए, पीछे हाथ धो के हम पीछे पड़ जाए कि नहीं भाई आपको एग्जैक्टली बताना ही पड़ेगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अगर थोड़ा सा भी अंतर है तो थोड़ा सा अंतर में कौन भारी है कौन हल्का है, तब तो आप एग्जैक्टली डेसिमल के हर एक पॉइंट को चेक कीजिए। तो जब आप दशमलव के सारे पॉइंट को चेक करेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं भाई दशमलव के तीसरा स्थान पे ये 5 रखा है और दशमलव के तीसरा स्थान पे ये 2 रखा है। इसका साफ मतलब निकलता है कि 5 बड़ा है इस 2 से। इसका मतलब न्यूट्रॉन थोड़ा सा, हालांकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वजन लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर उन दोनों में भी एग्जैक्टली आप डिजिट बाय डिजिट अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, यानी न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। हम हालांकि बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वजन लगभग बराबर होता है, लेकिन इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर अगर है तो अंतर में यही है कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा भारी है और प्रोटॉन थोड़ा सा कम भारी है। मतलब मैं यहां पे लिखता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अप्रॉक्सीमेटली, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम। मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, बराबर होता है। और एक लाइन अगर मैं लिखूं, दोनों को अगर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन को अगर दूर कर लें तो लाइन हमारा यही रहेगा कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। मतलब इस प्रोटॉन के तुलना में न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है। तो मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली
हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो स्लाइटली मतलब हल्का सा भारी होता है, किसके तुलना में? तो प्रोटॉन के तुलना में। इसके बाद की बातें हम फिर से, हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्यों मैं बताया, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जस्ट इसका अगला जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है AMU, आप पढ़े होंगे एटॉमिक मास यूनिट, अगले लेक्चर में इसको हम पढ़ाएंगे। तो उसमें इसी डाटा का मैं यूज़ करूँगा, इसलिए आपको इस डाटा के बारे में जानकारी दिया हूँ। तो बस मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ कि प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में मास के बारे में बोला जाए तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा बड़ा होता है किससे? प्रोटॉन के बराबर, या इसको आप लगभग बराबर भी बोल सकते हैं, लगभग बराबर भी बोल सकते हैं। यानी प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है, और अगर सही मायने में बात करें तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य ही हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारी सेवा लगातार जारी रखने के लिए हमारे चैनल केमिस्ट्री कार्ड चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह से लगातार आपको वीडियो 11वीं और 12वीं, साथ में मेन का, नीट का, सबका वीडियो बारी बारी से दिया जाएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। थैंक यू।